Today we will start the new topic, electric field. साथ के साथ राइट डाउन करोगे, नोट्स को बनाओगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। So the definition of electric field is electric field electric intensity or electric field strength. ये तीनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सभी सेम चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड आउट की जाती है? किसी पॉइंट पर फाइंड आउट की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, is defined as electric field, electric intensity or electric field strength at a point is defined as force experienced by a unit positive test charge, a unit positive test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों एक ही नेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट होगी? किसी पॉइंट पर फाइंड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट is defined as force experienced by a unit positive test charge placed at that point. Placed at that point. यानी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे हमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना होगा। उस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज जो Q0 है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज को रख देंगे और टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको भी एक बार समझते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है सोर्स चार्ज, ये O पॉइंट है, यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा गया है Q
क्या है, सोर्स चार्ज है। क्यू क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का क्या रोल होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसे पता करने के लिए सपोज करो P कोई पॉइंट है और हमें फाइंड आउट करनी है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है या नहीं। तो P पॉइंट पे हमें टेस्ट चार्ज को रख देंगे Q0। टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q0 का मतलब टेस्ट चार्ज। अब जैसे ही हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस सपोज करो r है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाने से हमें ये पता चल गया कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। तो सोर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। Q यहाँ पे सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है या नहीं, ये पता करने के लिए एक टेस्ट चार्ज को रखा जाता है। तो P पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज को रखने से अगर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो हम पता कर लेंगे कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। तो जहां भी Q0 लिखा जाए इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का क्या रोल होगा, टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज क्या करेगा, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, force experienced by a unit positive test charge placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। एंड इट्स डायरेक्शन, whose direction is same as the force exerted on a positive test charge, whose direction is same, whose direction is same as the force exerted on a positive test charge। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। The direction electric field is a vector quantity whose direction is same as the force exerted on a positive charge। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है। तो अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एक तो डेफिनेशन याद रखना है, फिर फॉर्मूला E=F/Q0। Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI unit of electric field is न्यूटन पर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, which is also called, which is
also called वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर कूलम भी कहते हैं। तो न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर कूलम क्यों कहते हैं? V फॉर वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, ये भी देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा, E होता है F बाय क्यू नॉट, E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट, फोर्स अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equals to amount of work done per unit test charge. V equals to W by Q naught. V पोटेंशियल है। हालांकि पोटेंशियल के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में यही स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ सिर्फ वोल्ट पर मीटर क्यों आया ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q नॉट। W का मतलब हुआ वर्क डन और Q नॉट का मतलब हुआ टेस्ट चार्ज। तो यहां से हम Q नॉट की वैल्यू को बाहर कर लेंगे। तो V into Q नॉट इक्वल्स टू W एंड Q नॉट इक्वल्स टू W बाय V। अब इस Q नॉट की वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट को हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये V ऊपर चला जाएगा तो F into V अपॉन W, और W वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो F इनटू V और वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया और ये बच गया V अपॉन S, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये होती है वोल्ट पर मीटर, V फॉर वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। समाप्त हो गया भैया, 2 बजे से 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी क्लास थोड़ी होता है जब तेरी मर्जी होगी तो क्लास में आएगा, जब मर्जी होगी है ना। अरे तो आया कैसे आएगा, तो कल कहा था ये तो पता था। तो सीधा हो रहा था तो यार तुम मेरे को इंटीमेट तो करेगा, मैं देखूं थोड़ी, मेरे को बढ़िया ज्योति कुछ का थोड़ी समझ रखा है। सारा काम सिस्टम से होगा। अब 3 बजे के बाद बात करना है क्लास में। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देख ली। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम होती है या वोल्ट पर मीटर होता है। फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट एक देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सपोज कीजिए
यहाँ पे O कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है Q, इसे पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, सोर्स चार्ज Q, और O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये प्लस का Q चार्ज, सोर्स चार्ज, ये इसके ऊपर आउटसाइड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा F। तो हम देखना चाहते हैं कि वो पॉइंट पे एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर यानी P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? So we have to find electric field at point P. We have to find electric field at point P due to a source charge. Due to a source charge plus Q at O. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसके कारण? तो O पॉइंट पे एक सोर्स चार्ज है प्लस Q के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। Let a test charge Q0. Let a test charge Q0 is situated at point P at a distance R from O. At a distance R from O. P पॉइंट पे, O पॉइंट पे एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, ये सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की प्लेस पे Q है और Q2 की प्लेस पे Q0 है। तो Q into Q0 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। R कैप इज द यूनिट वेक्टर। R कैप डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो हमने पहले क्या फाइंड आउट कर लिया? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लिया और फॉर्मूला कौन सा यूज किया? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। अभी हमने फिर लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q0। F की वैल्यू डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप और अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square R cap. So this is the expression for electric field at a point R from the source charge which is situated at O. Electric field का ये expression हुआ 1/4 pi epsilon naught Q by R square R cap. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E equals to KQ upon R square R cap. E equals to KQ upon R square R cap. This is the expression for electric field at a distance R from the source charge.
नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी बहुत सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। वहां देखा था टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बहुत सारे चार्ज मिलकर के किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे वो टोटल फोर्स के इक्वल होता है। उसी तरह से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। XY प्लेन, सपोज कीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, Q1 Q2, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और P पॉइंट पे चार्ज Q0 है, टेस्ट चार्ज Q0। ये P पॉइंट है। So there are various charges Q1, Q2, Q3, Q4, Qn situated on the plane, and we have to find the electric field at point P. P point पे हमें electric field find out करनी है due to all other charges। सभी चार्जेस P point पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, इन सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज रखना होता है। तो सबसे पहले P पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया, और बहुत सारे चार्ज जो सिचुएटेड है प्लेन पे Q1, Q2, Q3, Qn। सपोज कर लिया कि देयर आर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn situated at different places on the plane, और इनकी डिस्टेंसेस, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंसेस, Q1 चार्ज की डिस्टेंस R1 है, Q2 चार्ज की डिस्टेंस R2 है, और P पॉइंट की डिस्टेंस सपोज कीजिए R है। इसी तरह से Q3 चार्ज की डिस्टेंस O से R3 है, और Qn चार्ज की डिस्टेंस Rn है। अब हमें फाइंड आउट करना है P पॉइंट पे इन सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये डिस्टेंस फाइंड आउट की थी। इस डिस्टेंस को अगर हम R1P से रिप्रेजेंट करें तो R1P किसके इक्वल होता है, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कल मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया था प्रीवियस क्लास में, वेक्टर्स लॉ से हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी तरह से इस डिस्टेंस को अगर हम R2P से रिप्रेजेंट करें, R2P वेक्टर, तो ये इक्वल होगा R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब Q1 चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये Q2 चार्ज इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 हो गई, और इन सभी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया E वेक्टर है। E वेक्टर इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3, En फाइंड आउट करेंगे और फिर इनका वेक्टर सम कर देंगे।
तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और E1 इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, सोर्स चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर और R1P कैप। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1P का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1P कैप। अब यहां से हम इसे यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R1P कैप को लिख सकते हैं R1P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1P। ये यूनिट वेक्टर को कैसे चेंज किया जाता है ये मैंने फॉर्मूला बताया था, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे और सिंपलीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर और R1P, ये बन जाएगा R1P का क्यूब और R1P वेक्टर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 एट पॉइंट P। अब इसे पोजीशन वेक्टर R1P की वैल्यू डाल देते हैं, तो E1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एज इट इज और R1P किसके इक्वल है R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड है, तो इसे मॉड में लिख देंगे R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R1P इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू। ये किसके टर्म में आया, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में आया और ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में था, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में था। उसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे P पॉइंट पे Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, यानी E2। तो E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर एंड R2P कैप। वापस इस R2P कैप को एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो R2P वेक्टर अपॉन R2P का मैग्नीट्यूड and it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2P का क्यूब, R2P का स्क्वायर इनटू R2P का क्यूब एंड R2P वेक्टर। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, तो R2P की प्लेस पे लिख देंगे R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। So we get E2 vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2P, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर लिखेंगे और इसकी वैल्यू है R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो मॉड वैल्यू R माइनस R2 का क्यूब और ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसे लिख देंगे R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q2। इस तरह से हम E3 E4 फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से सिमिलरली करके E3 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर एंड R3P कैप। फिर इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर
इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी R3P का क्यूब एंड R3P वेक्टर। इस तरह से ये E3 हो गया। इस प्लेन में कहीं पे Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो E3 है। इस तरह से डैश डैश लेकर के यहाँ पे Qn चार्ज भी है, कहीं पे Qn चार्ज सिचुएटेड है, तो Qn चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा उसे En से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो En इक्वल्स टू En इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Qn चार्ज के कारण, इसे फिर पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P को क्या लिखेंगे R माइनस R3, R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का क्यूब एंड R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। इसी तरह से En की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rnp का स्क्वायर एंड Rnp का क्यूब एंड Rnp वेक्टर। अब इसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rnp को क्या लिखेंगे R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का क्यूब और R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इसके इक्वल होगा सम ऑफ ऑल दिस इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश En। अब इन सारी वैल्यू को हम डाल देते हैं। E1 की वैल्यू क्या आई थी, पहले तो इसी फॉर्म में लिखते हैं यूनिट वेक्टर के टॉप टर्म में, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड R1P कैप। उसी तरह से E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर एंड R2P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर एंड R3P कैप प्लस डैश डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rnp का स्क्वायर एंड Rnp कैप। ये E1, E2, E3 डैश डैश En की वैल्यू हमने डाल दी। अब इसे समेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके लिए इन सब से कॉमन देख लेंगे। इन सब में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कॉमन। अब बाकी इसको लिख दीजिए तो Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर एंड R2P कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन Rnp का स्क्वायर एंड Rnp कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसे समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेकर के I इक्वल्स टू n तक, और यहाँ पे Q1 को क्या लिखेंगे Qi अपॉन R1P का स्क्वायर, इसे लिख देंगे RIP का स्क्वायर, और R1P कैप इसे लिख देंगे RIP का कैप। तो ये हो गया समेशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इस डेरिवेशन को आप कर लेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। किसी पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज मिलकर के जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू।
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी डील विद द चार्जेस, वी डील with the charges much greater in magnitude than the charge on an electrode. We deal with the charges much greater in magnitude than the charge on an electrode. यानी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हम चार्ज कंसीडर करते हैं, उस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो मच ग्रेटर होती है किससे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड। सो वी डील विद द चार्जेस मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड than the charge on an electron. So we ignore the quantum nature of the charge. So we ignore the quantum nature of the charge. So we ignore the quantum nature of the charge and imagine that the charges are distributed, and imagine that the charges are distributed in a region in a continuous manner. Charges are distributed in a region in a continuous manner. Such a distribution of charge is called continuous charge distribution. Such a distribution of charge is called continuous charge distribution. तो अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आती है तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। We deal with the charges much greater in magnitude than the charge on an electrode. So we ignore the quantum nature of the charge. क्वांटम नेचर मतलब जो चार्ज, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत लेस होती है, 1.6 into 10 raised to the power -19, तो लेस वैल्यू है, इसे ही हम कहते हैं क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज। So we ignore the quantum nature of the charge and imagine, और हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि किसी भी रीजन में जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में, हर जगह कंटिन्यूअस मैनर का मतलब एवरीवेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज रिमेन्स सेम। So charges distributed in a region in a continuous manner, और इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन दूसरे वे में ये भी कर सकते हैं कि भाई चार्जेस इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्जेस इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट, चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, चार्जेस इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट the distance between the charge is very small, such that
the distance between the charge such that the distance between the charge is very small. अगर चार्जेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. When charges is so distributed such that the distance between the charges is very small, then such distribution of charges, when such distribution of charges is called continuous charge distribution. तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूअस चार्ज की. When the charges is so distributed such that the distance between them is very small. अगर उनके बीच की डिस्टेंस बहुत लेस है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. When the charges distributed on an object is unidimensional, when the charges distributed on an object यूनिडायमेंशनल. यूनिडायमेंशनल का मतलब हुआ एक डायरेक्शन में. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिडायमेंशनल हो, जैसे ये एक स्ट्रेट, इसे कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लाइन के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. तो एक एक्सिस के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहते हैं यूनिडायमेंशनल. So when the charge is distributed on an object is unidimensional, then it is called linear charge distribution. Then it is called linear charge distribution. Linear charge distribution. यानी चार्ज अगर एक एक्सिस के अलोंग, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. लीनियर का मतलब होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन. एंड व्हेन इट इज टू डायमेंशनल, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल, व्हेन द चार्ज distribution is two-dimensional. अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशन में हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी हुआ है और वाई एक्सिस के अलोंग हुआ है. कहने का मतलब कि सपोज अगर कोई सरफेस है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इस पूरे सरफेस के ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर चार्जेस टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशन में है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायमेंशन, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when the charge distribution is
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनल किया गया है, यानी थ्री डायमेंशनल का मतलब वॉल्यूम के अलोंग किया गया है। कोई ये स्फीयर है तो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, या क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्री डायमेंशनल होगा। So when the charge distribution is three dimensional, then it is called volume charge distribution. Then it is called volume charge distribution. तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. When the charge distributed along three dimensions, then it is called volume charge distribution. So this is what about continuous charge distribution. ये पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए. तो continuous charge distribution में हमने क्या देखा? We deal with the charges much greater in magnitude than the charge on an electron. Thus also we ignore the quantum nature of the charge. चार्ज की जो क्वांटम नेचर है, यानी स्मॉल होने की जो नेचर है, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम इमेजिन कर लेते हैं कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. और इस तरह का यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हमने दूसरी डेफिनेशन देखी थी कि व्हेन चार्जेस इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड such that the distance between them is very small. अगर पर्टिकुलर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे भी हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब हमने देखा कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्री टाइप्स के होंगे. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स का होगा. एक तो लीनियरली, एक सरफेस एरिया के अलोंग और एक वॉल्यूम के अलोंग. So when the charge distributed on an object unidimensional, किसी एक डायरेक्शन में, x एक्सिस में या y एक्सिस में या z एक्सिस में, किसी एक भी एक्सिस में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हमने देखा when the charge distribution is टू डायमेंशनल, अगर टू डायमेंशनल में x एक्सिस और y एक्सिस, लेंथ और ब्रेथ के अलोंग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और थर्ड पार्ट देखा when the charge distribution is three dimensional, means along the length, breadth and height, then such a distribution of charge is called volume charge distribution. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी अभी हमने कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा. कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप देखा. तीन टाइप का होता है: लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज किसे कहते हैं, और तीसरा हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करने जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी. सो इट कैन बी डिफाइंड एज थ्री टाइप्स. इट कैन बी डिफाइंड as following three types. चार्ज डेंसिटी को थ्री टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी हम देख रहे हैं. चार्ज डेंसिटी को थ्री टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये थ्री टाइप्स के होते हैं चार्ज डेंसिटी.
पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, amount of charge per unit length is called linear charge density, is called linear charge density। ये डेफिनेशन हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी की, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। लैम्डा किसके इक्वल होगा? चार्ज अपॉन लेंथ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाय एल। क्यू का मतलब टोटल चार्ज और एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। Q का मतलब टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो हम स्टडी कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी, जिसमें हमने देखा कि चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स के होंगे। पहला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा? लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इक्वल्स टू q बाय l। q मींस टोटल चार्ज, l मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट होती है कूलम पर मीटर, और इसकी डायमेंशंस क्या होती है? एंड इट्स डायमेंशन a b l raised to the power -1। ये डायमेंशन होती है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे आया? तो हमने देखा लैम्डा इक्वल्स टू q बाय l। अब q किसके इक्वल होता है? तो हमने पढ़ा है करंट I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I into L। करंट I इक्वल्स टू q चार्ज पर यूनिट लेंथ, I equals to charge per unit time। Current is defined as flow of charge per unit time, Q by T। यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी I into T। अब Q की वैल्यू डाल देंगे I into T अपॉन L। I का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर करंट, T एज इट इज, और L का हो गया L की पावर -1। ये ऊपर गया तो L की पावर -1। So this is the dimensions of linear charge density। अब देखते हैं इसका यूज कहां किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज कहां होगा? So it is used in the expressions of charge ring। It is used in the expressions of चार्ज रिंग। मान लो कोई रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी उसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो इट इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशंस ऑफ चार्ज रिंग एंड लीनियर कंडक्टर्स और इंसुलेटर एंड लीनियर कंडक्टर्स। लीनियर कंडक्टर के ऊपर जो
डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या चार्ज रिंग के ऊपर जो डेंसिटी होगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इफ charge q is uniformly distributed on a circular wire, if charge q is uniformly distributed over a circular wire of radius r, अगर सर्कुलर वायर जिसका रेडियस r है, कोई सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है और उस सर्कुलर वायर पे q अपॉन 2 pi r, 2 pi r is the length of the ring and q is the charge distributed on the ring। तो इस तरह से हमने देख लिया पहला चार्ज डेंसिटी जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी थ्री टाइप्स के होंगे, पहला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का डेफिनेशन होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यस, क्या हो गया?